क्योंकि नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे दिल्ली चुनाव की। दिल्ली का मतदान 8 फरवरी को होना है, 11 को परिणाम आएगा। लेकिन जैसे जैसे डेट नजदीक आ रही है वैसे वैसे ही नेताओं के बड़बोलापन भी सामने आ रहा है, या कहीं कहीं की अगर बात कहें तो बदजुबानी की बात कही जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दंगल में कूद पड़े हैं और उनकी पहली सभा हुई। उन्होंने बजट सहित तमाम मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने यह भी केजरीवाल सरकार को घेरते हुए कहा कि यह सरकार वह है कि जो बिहार के लोगों को यह कह रही थी कि बिहार से आने वाली बस पे 500 रुपए, और साथ ही कई ऐसी जो चीजें हैं वो हम आपको सुनाएंगे। हमारा मजमून आप देखिए और मजमून के बाद हम लौटते हैं। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे जो चर्चा करेंगे दिल्ली के इस रण पर। केजरीवाल जैसे नटवरलाल, ये केजरीवाल जैसे आतंकवादी इस देश में छुपे बैठे हैं। केजरीवाल ने स्कूल खराब कर दिए, दिल्ली के अस्पताल खराब है, दिल्ली की पढ़ाई खराब है। जनता कह रही है कि यूपी से तो बढ़िया ही अपना यूपी संभाल। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बिगड़े नेताओं के बोल। मुद्दों से भटके नेता, बयानों में बदजुबानी। नहीं थम रही बदजुबानी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा केजरीवाल आतंकवादी है। सांसद प्रवेश वर्मा भी केजरीवाल को आतंकवादी कह चुके हैं। आम आदमी पार्टी जाएगी अब चुनाव आयोग। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। चुनावी दंगल में हर कोई एक दूसरे को ललकार रहा है। इस बार यह ललकार विकास और जनहित के मुद्दों को लेकर नहीं बल्कि निजी आक्षेपों की है। नेताओं के बोल बिगड़ गए हैं और चुनावी जंग से पहले जमकर जुबानी जंग छिड़ गई है। चुनाव आयोग के कड़ी गाइडलाइंस को ताक पर रखकर नेता बदजुबानी कर रहे हैं। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के बाद आज केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने भी दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी कह दिया है। जावड़ेकर ने कहा कि आज केजरीवाल पूछ रहे हैं कि क्या मैं आतंकवादी हूं, तो हाँ, इस बात के कई सबूत हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल की तुलना आतंकवादी से की थी। एक जनसभा में प्रवेश वर्मा ने कहा था कि केजरीवाल जैसे नटवरलाल, केजरीवाल जैसे आतंकवादी देश में छुपे बैठे हैं। क्योंकि ये केजरीवाल जैसे नटवरलाल, ये केजरीवाल जैसे आतंकवादी इस देश में छुपे बैठे हैं। हमें तो सोचने पर मजबूर होता है। केजरीवाल अब एकदम मासूम चेहरा करके पूछ रहे हैं कि क्या मैं आतंकवादी हूं। यही पूछ रहे हैं ना कि क्या मैं आतंकवादी हूं। तो आतंकवादी हो इसके बहुत सबूत है। आपने खुद कहा था मैं अराजकवादी हूं। अराजकवादी और आतंकवाद में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। दूसरी ओर दिल्ली में लगातार रैलियां कर रहे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के निशाने पर भी सीएम केजरीवाल रहे। योगी ने दिल्ली के सीएम को यमुना में डुबकी लगाने का चैलेंज दे दिया है। उन्होंने केजरीवाल पर दिल्ली में पाठशाला की जगह मधुशाला खोलने का आरोप भी लगाया। साथ ही धरना मुख्यमंत्री और लतखोर तक कह दिया। उन्होंने कहा केजरीवाल ने पानी के साथ दिल्ली को प्रदूषित कर दिया है। अगर हिम्मत है तो केजरीवाल यमुना में डुबकी लगाकर दिखाए। योगी ने कहा कि केजरीवाल ने खुद खांसते खांसते पूरी दिल्ली को खांसने पर मजबूर कर दिया। योगी ने दिल्ली सीएम पर चुनाव में शाहीन बाग के प्रदर्शन का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। उसकी सहानुभूति यहाँ की दिल्ली की जनता के प्रति नहीं, यहाँ की जनता को अच्छी शिक्षा मिले, यहाँ की जनता को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा मिले, यहाँ अच्छी सड़क मिले, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम हो, यहाँ सेवर सिस्टम हो, यहाँ पर जनता को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतर सुविधा मिले, लोगों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो सके। इसकी चिंता अरविंद केजरीवाल को नहीं, उनकी चिंता तो शाहीन बाग से है, उनकी सहानुभूति शाहीन बाग से है। गौरतलब है कि पहले सांसद प्रवेश वर्मा के बयान पर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए एक सभा में कहा था कि अगर आपको लगता है कि मैं आपका बेटा हूं तो झाड़ू पर वोट देना, अगर आतंकवादी समझते हो तो कमल पर बटन दबाना। मैंने पिछले 5 साल में दिल्ली वालों का बेटा बनके
उनके परिवार की जिम्मेदारी उठाने की कोशिश की है। आज मैं ये निर्णय दिल्ली के लोगों के ऊपर छोड़ता हूं कि वो मुझे बेटा मानते हैं, मुझे अपना भाई मानते हैं, कि वो मुझे आतंकवादी मानते हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अन्य नेताओं ने बीजेपी को इस मामले पर घेरा था। संजय सिंह की ओर से कहा गया था कि बीजेपी नेताओं के बयान से दिल्ली की जनता काफी आहत है। केजरीवाल को आतंकवादी कहे जाने वाले प्रकाश जावड़ेकर के बयान पर अब आम आदमी पार्टी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग में करने की बात कही है। बता दें कि प्रवेश वर्मा के बयान की शिकायत भी आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग में कर चुकी है। दिल्ली का चुनावी मैदान ही नहीं, नेताओं की बदजुबानी से संसद भी अछूती नहीं है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी विवादित बयान देकर चर्चाओं में है। यूं तो देश की राजधानी में जनहित के मुद्दों की भरमार है, लेकिन राजनीतिक दलों को मुद्दों में वो धार नहीं दिखती जो उनकी जुबा में है। इसलिए दिल्ली का चुनावी दंगल बदजुबानी की भेंट चढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चले, आपने देखा हमारा जो आज का मजमून है वो, और नेता किस तरह से बोल रहे हैं। चुनाव हमेशा उम्मीद यही रहती है कि मुद्दों के आधार पर लड़ा जाएगा, होना भी यही चाहिए। भारत के लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा तो यही कहती है, लेकिन नेता है कि मानते नहीं। कोई भी हो, जिस तरह से जुबान फिसलती है वैसे ही बदजुबानी भी परवान चल रही है। मुझे लगता है कि एजेंडे पे चुनाव होना चाहिए, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। अभी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ पूनम चंद जी भंडारी साहब आम आदमी पार्टी से हैं, कांग्रेस विचारक हमारे राज पुरोहित साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उपेंद्र राजपुरोहित जी, शीलदाबाई जी भाजपा से जुड़ रही हैं, और श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं भंडारी साहब आपके पास आना चाहूंगा सबसे पहले, और जानना चाहता हूं कि दिल्ली चुनाव में ये दिल्ली का रन जो है ये कैपिटल रन है, और हालांकि देश का चुनाव नहीं कह सकते, लेकिन दिल्ली का रन है। सबने ताकत लगा रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं भी शुरू हो चुकी हैं, अमित शाह अपनी सभा कर चुके हैं, फिर करेंगे, केजरीवाल के रोड शो हैं। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उसको लेकर के हर आम आदमी हतप्रभ है कि हो क्या रहा है। देखिए योगेंद्र जी, आपने देखा होगा इस देश में पहली बार कोई पार्टी ऐसी है जो काम के नाम पर वोट मांग रही है। हमने काम किया है और हमें वोट दें आप, ऐसी किसी पार्टी हिम्मत दिखाई क्या? और दूसरी बात यह है, जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है ये भाजपा की बौखलाहट को दिखाता है, कितने बौखला रहे हैं। यानी आप देखिए क्या हालत हो गई भाजपा की कि होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री गली गलियों में रोड शो कर रहे हैं। ये हालत हो गई। एक 70 सीट की नगर पालिका के ऊपर जो विधानसभा इस प्रकार की है, उस विधानसभा के लिए यानी केजरीवाल तो इनके नाक का बाल हो गया होता है। पहली बात, अच्छा दिक्कत क्यों आ रही है इनको? दिक्कत ये नहीं है कि दिल्ली जीतेंगे, दिक्कत ये आ रही है कि एक ऐसा व्यक्तित्व उभर के आ गया है जो मोदी के सामने टक्कर जैसा काम की बात कर रही है। आज भाजपा कभी काम की बात करती नहीं है। वो 370 ये वाले वो मुद्दे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी मुद्दे ही है। हाँ तो काम की बात करो ना। दिल्ली का लोकल चुनाव है, दिल्ली की विधानसभा चुनाव है। आप बताइए काम क्या है? हमने बताया, हमने स्कूलों को कैसे सुधारा है, कितने हमने बच्चों के परसेंट कितने बढ़िया आई है, वहां स्विमिंग पूल बनाए हैं हमने, महिलाओं को बस फ्री किया। आप देखिए आज महिलाओं को बस फ्री करना, करीबन वहां पर करीबन 45% महिलाएं हैं। आज उनको आराम मिल रहा है, कहीं जाना आना है, उनके पैसे लग रहे हैं, उनके पैसे बच रहे हैं। जनता को जनता का पैसा दे दे दिक्कत है। बार बार एक बात कही जाती है कि मुफ्त की खोई डाल रहे हैं। अरे भाई जनता का पैसा जनता दे रहे हैं हम। क्या हमने कर्जे लिए? केजरीवाल ने कोई बैंक से कर्जा ले लिया, केंद्र सरकार घर दे दिया, घाटे का बजट है क्या? पहली बार किसी प्रदेश का बजट लाभ का बजट है। इतना लाभ देने के बाद उस कारण क्या है? गुजरात के अंदर भाजपा के मुख्यमंत्री ने 191 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा खुद के लिए। देखिए आप, केजरीवाल नहीं खरीदा है। केजरीवाल 140 करोड़ दे देंगे, महिलाओं को फ्री बस सुविधा दे दो। तो जनता का पैसा जनता को गलत है क्या? ये बड़े बड़े नेता कितना एंजॉय कर रहे हैं बताइए। 4000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है एक सांसद को, तो हम 200 यूनिट यदि जनता को फ्री दे तो क्या गलती कर रहे हैं? अब आप एक बात और देखिए, आज मैंने देखा इनका संकल्प पत्र और देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो केजरीवाल जी ने जो दे रखा है वो देंगे ही देंगे, उसके अलावा स्कूटी भी दे देंगे, ये भी देंगे। अरे भाई तो आप गुजरात में देके दिखा दो, आप यूपी में देके दिखा दो, आप कर्नाटक में देके दिखा दो,
हिमाचल जहां जहां सरकार है वहां करके बात देके दिखाओ ना। लेकिन दिल्ली में देने का वादा कर रहे हैं। हाँ, ये वादे करते हैं, काम कौन से क्या में होता चाहिए। वादा करने में तो भाजपा का कोई मुकाबला नहीं करता, माहौल बनाने में कोई मुकाबला नहीं करता। पर दिल्ली में हालिया 70 की 70 सीटें जीत रहे हैं, सूपड़ा साफ हो रहा है, इतने बौखला रहे हैं। आप बताइए, एक छोटे चुनाव के अंदर एक केजरीवाल से निपटने के लिए। चले, आपको खतरा किससे, दिल्ली में खतरा किससे, कांग्रेस या बीजेपी? अरे हमें कहा खतरा है, दो साफ हो रहे हैं। कंपटीशन भाजपा में कांग्रेस में है। पहले भी कितना 0-3 का गया था, कांग्रेस 0 थी 3। अब इनको ये देख आपस में इनका चल रहा है कि 0 पे कौन पहुंचेगा कौन नहीं पहुंचेगा, इतना चल रहा है। मैं कह रहा हूँ एक सीट भी नहीं जीतेंगे, आपको बता दूंगा। 11 तारीख को यहाँ मिलेंगे, शील ढाबाई जी होंगी, आप भी होंगे, हम बताएंगे लड्डू मैं ही खिलाऊंगा लड्डू, आप क्या करके। चलिए, कोई भी खिलाना, आप तीनों बैठे हुए हमारे साथ में, जो जीते वही सिकंदर हम मान लेंगे। शील जी, आपके पास आना चाहूंगा। दिल्ली का चुनाव मुद्दों से भटक रहा है, और अभी मैं जावड़ेकर साहब को सुन रहा था, उसमें कहा कि केजरीवाल खुद कह चुके हैं कि मैं अराजकतावादी हूं। तो अराजकतावादी और आतंकवादी में कोई अंतर नहीं होता। बीजेपी के एक जिम्मेदार अगर मंत्री आरोप लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे कुछ सबूत हैं तो क्यों केजरीवाल को इतनी छूट दी जा रही है? नहीं, देखिए, केजरीवाल तो हमेशा से ही डिस्प्यूटेड रहे और जिस तरह से उनके बयान आते रहे, ये भी एक चर्चा का विषय रहा। अब जिस तरह से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, उससे देखते हुए इनकी साफ बौखलाहट नजर आ रही है। अब तक ये ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि हम 70 की 70 सीट लेके आ रहे हैं। मेरे भाई सामने बैठे हुए, ये भी बहुत हवा में उड़ रहा है, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है। शीला भाई जी, एक बात बता दो। अभी आ रहा हूँ सर। हाँ, बिल्कुल, आप मेरी बड़ी बहन हो, मुझे इतना बता दो। क्या बहुत अच्छी बात है, ये मुझे अच्छा लग रहा है कि बिल्कुल राजनीति में यही होना चाहिए। हाँ जी, बोलिए, आप बोलिए। तो वो जो बौखलाहट है, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो वो ख्वाब पाले बैठे थे, उन्होंने कि बिजली के हमने लोगों को फ्री कर दिया है, हमने स्कूल अच्छे बना दिए, पानी फ्री किया, हमने पानी कितना फ्री किया, ये तो नहीं, लेकिन जितने जो इन्होंने वायदे किए, जो सब जो बात दिखाए, वो कहीं पर भी पूरे होते हुए मुझे तो नजर नहीं आ रहे हैं। और जिस तरह से बातें निकल के आ रही हैं, आप सुरक्षा की बात कर लीजिए, सुरक्षा में महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। आज आप देखिए शाहीन बाग में किसके श्रेय पर ये सब क्या हो रहा है। ये देश को बंटवारा करने की जाओ ना वहां पर कर रहा है, दवाई जाओ ना वहां पर, दिल्ली किस तरह के बयान दे रहे हैं, आपकी नाक के नीचे किस तरह के जेएनयू में देखिए किस तरह की गद्दार गोली मार दो शांति। आपका काम आपकी सरकार अगर केजरीवाल आतंककारी है, गिरफ्तार करने का मैं बता दो। एक काम करो, आप कह झूठ बोल रहे हैं, मेरे साथ दिल्ली, मैं आपको दिल्ली का एक स्कूल दिखाऊंगा, एक स्कूल दिखाएंगे, मैं पूरी गाड़ी में घुमाऊंगा आपको और हर चीज दिखा लाऊंगा, फिर मुझे बताना क्या हो रहा है। देखो, टीवी पे कहना सर अलग बात होती है, काम कर दिखाया है। और तो एक बात, आपके 200 MP लग रहे हैं, तो वहाँ जाके देख बता देना स्कूल। इसमें कौन सी कोई भी नहीं, तो स्कूल दिखा देना। अगर काम नहीं किया दिखा। अगर सिर्फ दिल्ली का चुनाव हो रहा तो सब लोग आएंगे, तो मैं नहीं आओ। अरे मैं तो 204 आओ, तकलीफ ही नहीं, खुशी हमको तो, हमको लग रहा है, हमको लग रहा है एक अकेले केजरीवाल के लिए धरती खिसक जाएगी आपकी, एक अकेले केजरीवाल के लिए सारे लवाज में। अरे मैं तो खुश हो रहा हूँ, हमें तो हमारे तो खुश, हमारी चुनाव की प्रक्रिया नहीं, आप चुनाव होते हैं, तो देखो ना। अरे भाई, एक बात भंडारी सर, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। एक बार मैं जरा राजपुरोहित जी को अमित शाह कहा था और उसको जय शर्मा कहा था, आप 13-14 साल बाद आपको एक स्कूल दिखाए थे। फिर बताइए, आपको अगर गलत हो तो मत देना वोट। आप चलो से देखो जी, आप देख लो। नहीं तो हमने कब कहा है, तो देखो ना। अरे आप गौतम एमपी है, अरे आपके MP फर्जी, आपके MP फर्जी। चले, फर्जी और सही का देखो, जनता करेगी फर्जी फोटो। चले एक बार सुनिए पसंद नहीं कर सकता। हाँ, चले, मैं एक बार उपेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। सारे MP तो चलिए, दिल्ली की बात यहीं तक नहीं रहती है। दिल्ली का मामला संसद को भी ठप कर दिया। चुनाव के दौरान जिस तरह से जो चीजें चली, अनुराग ठाकुर को लेकर के लोकसभा में हंगामा हुआ, तो राज्यसभा में जो दिल्ली के गोलीकांड है वो छाए रहे। कहा कि केंद्र सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में विफल रही है। चलिए, मैं राजपुरोहित जी का रुख करूंगा। राजपुरोहित जी, दिल्ली का चुनाव हर राज्य में होता है, थोड़ी बहुत जुबान जो है फिसल भी जाती है, लेकिन अभी जो दिल्ली का चुनाव है बड़े खतरनाक मोड़ पे आ गया है और एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह से नेता आग बबूला हो रहे हैं, मुझे लगता है कि ये आप लोग तय करिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि आग बबूला हो रहे हैं, वह बड़ा चिंता का विषय कहा जा सकता है। मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, मुद्दे हैं, लेकिन वहां की सियासत एक चौराहे पे आके खड़ी हो गई है।
देखिए योगेंद्र जी, नेता अपना आप में एक बहुत ही बड़ा सम्मानित शब्द है जो आदिकाल से चला आ रहा है, चाहे समाज सेवक के रूप में हो चाहे राजतंत्र के रूप में हो। आजादी के बाद में जब लोकतंत्र की स्थापना हुई तो हमारे देश के अंदर नेताओं को बहुत बड़े आदर्श के रूप में देखा जाता था, उनकी बात को बड़े इत्मीनान से सुना जाता था, उसको जीवन में उतारा जाता था। युवा से लेकर के प्रौढ़ तक, बूढ़े बुजुर्ग तक, महिलाओं से लेकर के बच्चे तक नेताओं को फॉलो करते थे। नेता ने जो कह दिया वो उनके जीवन का उद्देश्य हो जाया करता था। लेकिन धीरे धीरे ये जो स्थिति है वो बदलती गई और आज इस कगार पर नेताओं की जबान आन पड़ी है कि ये उनका एक प्रकार से खुद के कार्यों का असंतोष है। वही नेता गलत बयानबाजी दे रहा है जो व्यक्तिगत जानता है कि मैंने किया तो कुछ नहीं, अब सामने वाले को किस प्रकार से नीचा दिखाऊं, काम दिखाने के लिए उसके पास कुछ है नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो बदजबानी हो रही है वो अपने आप में भारतीय जनता को झकझोर रही है। मुझे तो आने वाला जो समय है वो बहुत ही भयावह दिख रहा है कि युवा इस प्रकार के स्टंटबाजी बयान, इतने बड़े बड़े नेताओं, प्रधानमंत्री से लेकर के केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा इस प्रकार के जो बिल्कुल बचकाने बयान और बोले तो ऐसे बयान उनको शोभा नहीं देता है, इस प्रकार के बयान देकर के जिस प्रकार से वो मीडिया के अंदर सुर्खियां बटोर रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है कि हमारा युवा उनसे बहुत गलत प्रेरणा ले रहा है और इसका प्रभाव हमारे समाज और संस्कृति के अंदर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। मुझे देखिए, दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं, अभी भंडारी जी कह रहे थे हमने विकास किया, शीला जी कह रही है कि हम भी ये देंगे, तो मैं भंडारी जी से ये कहूंगा कि देखिए दिल्ली का ठीक है आपने किया है कुछ, लेकिन ये सारा आपने उसी परिपाटी को आगे बढ़ाया जो कांग्रेस ने शीला दीक्षित के नेतृत्व में 15 सालों के अंदर दिल्ली का विकास तो कर दिया था। आप केवल उसको मेंटेन कर रहे हैं, बड़ा खर्च आपके पास है नहीं करने के लिए, तो ठीक है आप उसको दूसरे मत में लगा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये दावा मत कीजिए कि 5 साल में आपने दिल्ली में बहुत कुछ कर दिया और कांग्रेस को बिल्कुल यहाँ इस चुनाव के अंदर 0 मिल रहा है। ऐसी गलतफहमी आप मत पालिए। कांग्रेस वहां पर बहुत ही अच्छी संख्या में लीड करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि दिल्ली का जो विकास है वो शीला दीक्षित के समय में एक स्तर पर पहुंचा था। और जो हमारे शीला दीक्षित जी है वो कह रही है कि हम दिल्ली में स्कूटी देंगे। मैं बिल्कुल भंडारी जी की बात का यहाँ पे समर्थन करूंगा। अगर आपको स्कूटी देनी तो गुजरात में क्यों नहीं दे रहे, आप उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दे रहे, आप जहां जहां अपनी सरकार है वहां दीजिए। आप केंद्रीय, आप केंद्रीय, आप मैंने देखिए, मैंने आपकी सारी बात को क्या साइकिल दी आपने, सड़ गई, आपके टाइम में सड़ गई थी वो, आपके टाइम में सड़ गई थी वो। दूसरा आपके केंद्र में लगातार दूसरा टर्नओवर है, सॉरी टाइम चल रहा है आपका, आप केंद्रीय विद्यालय पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, वहां के लिए कोई स्कीम लाइए ना। आप खाली राज्यों के अंदर घुसपैठ करते हम ये करेंगे, आप केंद्रीय विद्यालयों के लिए, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए स्कीम क्यों नहीं लॉन्च करते, उससे भी स्टेट के बच्चे प्रभावित होंगे। देखिए, खोखले वादे करना बंद कीजिए और यथार्थ की बात कीजिए, यथार्थ की बात कीजिए। दिल्ली में आप लोगों का सुपड़ा साफ हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस वहां पर देखते हैं सरकार बनाती है, विपक्ष में बैठती है, लेकिन आप 0 पे आप है, 0 पे आप है। आपके प्रत्याशियों की जमानत आपके मैं बता रहा हूं, आपको दावा कर रहा हूं, दिल्ली में 70 में से 50 सीटों पर आपके प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी। क्या बात है, रिजल्ट का इंतजार नहीं कर रहे साहब, जब्त होगी 50 सीट पर आपकी जमानत जब्त होगी। रिजल्ट का इंतजार तो करिए। 70 पे ही गई फिर, आपकी जमानत जब्त हो रही है। चले मैं भारतीय जनता पार्टी राजपूत जी आपके पास वापस आ रहा हूं, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में, और मैं आऊंगा भंडारी साहब आपके पास में। मैं एक बार एक सवाल होगा मेरा शीला दीक्षित जी से, मैं शीला दीक्षित जी से एक सवाल लेना चाहूंगा, और फिर हमारे साथ में श्याम सुंदर शर्मा साहब भी जुड़ गए हैं, उनसे भी मैं एक सवाल करूंगा। पहले चलिए मैं श्याम जी से एक सवाल कर लेता हूं। श्याम जी, दिल्ली का चुनाव बड़ा रंगत तो पकड़ रहा है, लेकिन रंगत के साथ साथ नेताओं की जुबान फिसलना कहूं या फिर इसे बदजुबानी कहूं, लोग तो कह रहे हैं कि ये इस तरह की भाषाओं का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अभी मैं सुन रहा था जावड़ेकर साहब को, उन्होंने कहा कि केजरीवाल खुद मानते हैं कि मैं अराजकतावादी हूं, आतंकवादी और अराजकतावादी में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो ये तो लगते थे पहले, मैंने भ्रष्टाचार तक के आरोप तो सुनते रहे हैं, लेकिन आतंकवादी और ये सब चीजें तो मुझे लगता है कि अब पहली बार राजनीति में उतारी जा रही हैं। देखिए, जिस प्रकार के दिल्ली के हालात बने, सत्ता में केजरीवाल है, सीएम है, अब आप चाहे कुछ भी कहें, अगर आपको कहने से पहले सोचना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री के होने के नाते आप केंद्रीय मंत्री हैं
आपकी हैसियत भी क्या है और आप किस प्रकार का भाइयों का उपयोग कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। ये वोटों की राजनीति इस तरह गिरा देगी ये मैंने नहीं सोचा था। इसलिए आप किसी चुने हुए प्रतिनिधि पर जिस प्रकार का आरोप लगाते, आपके तो गृह मंत्रालय आपके पास है, आपके मंत्री हैं, कार्रवाई करनी चाहिए। जांच करा करके उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। आप कहने का अधिकार तो जब रखते हैं कि देखिएगा इस केस में आप फंसे हुए थे, इस केस में ऐसा है, सारी चीज प्रमाण के आधार पर देते तो कुछ हो सकता था। मुझे लगता है कि स्थिति अच्छी नहीं है बीजेपी की, इसलिए कोई ना कोई बहाना ढूंढा जाता है। आप देखिएगा, मैं देख रहा था कि आज जिस प्रकार की चीजें, क्योंकि अमित शाह ही ज्यादा इस चुनाव में इन्वॉल्व है, प्रधानमंत्री तो आज, लेकिन प्रधानमंत्री की सभा पहली थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने फिर भी देखिए अपने एजेंडे पे बात की, उन्होंने बजट की बात की, उन्होंने 370 की बात की। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन एक चर्चा जरूर की कि वो बिहार से आने वालों के लिए कहा गया कि कभी केजरीवाल ने कहा, किसने कहा कि 500 रुपए का टिकट लेके आते हैं और लाखों कमा के जाते हैं यहाँ से, करके लाखों, हाँ इलाज करा करके। वो एक जिक्र पीएम ने किया, जो कहा हुआ है वो। लेकिन पीएम के मैं कहूंगा कि काफी जैसे उम्मीद होनी चाहिए एक नेता से, उस टाइप से उन्होंने अपना स्पीच, पहला स्पीच जो दिल्ली में दिया। देखिएगा कि लेकिन केजरीवाल पर जिस प्रकार के आरोप, अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते, तथ्यात्मक रूप से लगाते, अब आप कह रहे हैं अराजकता फैलाई, तो आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया था? अराजकता फैलाई, कोई ना कोई तो प्रमाण होता। इसलिए क्योंकि बाहरी लोगों का जमावड़ा दिल्ली में इस वक्त बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। आपको देखिएगा बीजेपी के पास लोग कार्यकर्ता है बाहर वाले, आप ले जाकर के वहां दिखाना प्रयास कर रहे हैं कि हमारी स्थिति सुदृढ़ हो गई है, हम देखिएगा नारे लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये चीजें। और कांग्रेस भी बाहर के लोगों के लेके गई है, क्योंकि अब आप पार्टी के पास तो खुद के कार्यकर्ता है और सरकार खुद की है, इसलिए उनको बाहरी लोगों की जरूरत नहीं पड़ रही, जितनी की कांग्रेस और बीजेपी को बाहरी लोगों की मदद की जरूरत पड़ रही है प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि लोग इनके वहां पे ज्यादा नहीं है। और लोगों के और कह रहे हैं कि बिहार के वाले नेता को लाइए, यूपी के नेता को लाइए, या राजस्थान के नेता को लाइए। यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी गए, शीला भाई जी शायद जाके आई होंगे, नहीं तो अब जाएंगे प्रचार प्रसार के लिए। वसुंधरा जी भी गई हैं। तो अब ये सारा माहौल बनाने के लिए तो गए, लेकिन सीट कितनी जीत पाएंगे ये बहुत बड़ा 8 तारीख को मतदान है और 11 को रिजल्ट आएगा, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस बार केजरीवाल के मुकाबले के दोनों लोग नहीं है। ये बात का है, पहली बार हो सकता है कि सत्ताधारी पार्टी ये कहकर के हमने काम किया। अब आज मैं देख रहा था कि कांग्रेस ने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली दे देंगे और क्या क्या करेंगे वो। अब क्योंकि केजरीवाल ने 200 यूनिट बिजली दे करके और बाकी चीजों को करके दिखा दिया, कहा कि देख लीजिएगा, जांच कर लीजिएगा। अब आरोप लगाने का तो काम सबका है, लेकिन कुछ कम करके कुछ कहना के बाद कि मैं जा रहा हूँ फील्ड में, बता रहा हूँ लोगों को, आप मुझे कहिएगा। तो इस प्रकार की चीजें पहली बार दिल्ली में देखने को मिला कि या तो शीला दीक्षित थी जिन्होंने अपने कामकाज के आधार पर 15 साल शासन किया। अब केजरीवाल 5 साल करने के बाद फिर 5 साल मांगने के लिए आम लोगों के पास जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अब चुनाव में काम करने वालों का भी वक्त होता है, ऐसा लगता है। मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने देखिए आज रूट वही पकड़ा है कि हमने जो काम किया, 370 की बात की उन्होंने, बजट का उन्होंने जिक्र किया, हाँ, लेकिन कुछ जगह पे तंज उन्होंने कसे कि सर्जिकल स्ट्राइक को लोग फर्जी बता रहे थे, कि सवाल उठा रहे थे सेना के शौर्य पे ही। जी मैं कह रहा हूँ चुनाव दिल्ली का है ना, हाँ, तो वो ये मोदी जी अगर ये आके बताते कि देखो हमारी यूपी में सरकार है, हमने वहां सुविधाएं दी है, दिल्ली से बेटर काम कर दिखाया है, हमारी सरकार कर्नाटक में बेटर काम कर दिखाया है, हमारी सरकार गुजरात में वो कितना बढ़िया काम कर दिखाया हमने, हमारी सरकार हिमाचल में, तो अगर ये बताते ना बिहार में सरकार है, देखिए हमने कितना बढ़िया काम कर दिया, वहाँ केजरीवाल 200 दे रहा है, हमने 300 यूनिट बिजली फ्री दी है, वहाँ हमने पानी फ्री कर दिया। चलिए मैं लौटूंगा, तो ये बताते ना, एक छोटे से ब्रेक ले रहा हूँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं दिल्ली का रन, यानी कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव। मैं शीलदा भाई जी के पास जाना चाहूंगा। मेरी एक बात जल्दी बताइए, क्योंकि मौका नहीं मिल रहा है बोलने का। मैं ये कह रहा हूँ, जब मोदी जी ने सारी बातें बताई, हमने ये 370 कर दिया, तो मैं ये कह रहा था कि और स्टेट में क्या किया। दूसरा एक बात और बता रहा हूँ, अगर एक मिनट अब सुनते हो आप। हाँ, गुजरात में कुछ किया। हाँ, नहीं, वो आप ठीक है, पर कंपेरिजन दिल्ली से बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आपके वहाँ एमसीडी के स्कूल भी है ना, वो दिखाई दे करके मीडिया में दिखाई दे। देखो हमारे एमसीडी स्कूल देखो और केजरीवाल देखो, मालूम पड़ता अगर एक भी स्कूल का एमसीडी का लिखा है क्या चल रहा है और क्या रिजल्ट रहा है उनका आकर के। चलिए अब आप बताओ। अब शीलदा भाई जी सुन लीजिए। हाँ, मैं तो देखिए बड़ी बहन है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। और ये राजपूत जी छोटे भाई हैं, कोई दिक्कत क्या है। शाम के बड़े भाई हैं। जी। मैं शील जी के पास जाना चाहूंगा। शील जी, 2-3 बातें हैं। देखिए, आपकी पार्टी के नेताओं के ज्यादा मतलब बोल जो है, हो सकता है आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कुछ ऐसे आए हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन को देखिए, कपिल मिश्रा जो खुद प्रत्याशी हैं उन पर बैन करना पड़ा, अनुराग ठाकुर के कैंपेन पे बैन करना पड़ा, प्रवेश वर्मा के पर बैन करना पड़ा। ऐसा क्या इलेक्शन में, एक मुझे लगता है कि नई जनरेशन के लोग हैं आपकी पार्टी में, इतने बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं, उन्हें समझाना चाहिए कि एक लिमिट रखनी चाहिए। कोई पार्टी हो, आज देखिए जिस ट्रैक पर चलेंगे कल दूसरे लोग उसको फॉलो करेंगे। वोट की सियासत होनी चाहिए, वोट मांगा जाना चाहिए। सुनिए सर, योगेंद्र जी बड़े नेता शेयर कर रहे हैं, इसलिए मांगूंगा आपके पास में। तो ये मुझे लग रहा है कि एक कटघरे में है बीजेपी इस बात को लेकर के कि बदजुबानी क्यों। अमित शाह साहब कह रहे हैं कि आपका वोट इधर डलेगा तो भारत माता के लिए और उधर डलेगा तो शाहीन बाग के लिए। ये क्या मतलब हुआ? नहीं, देखिए आज देश में जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने जो माहौल बनाया है, आप CAA के उस पर देख लीजिए, 370 पे देख लीजिए, या और भी एक और बीच में 3 तलाक का मामला देख लीजिए, जिस तरह से उन्होंने माहौल बनाया, जिस तरह से शाहीन बाग में जिस तरह से लोगों को पैसे दे देकर वहां पर भड़काया जा रहा है। तो सबूत है क्या? सरकार आपकी है, किसकी है? सरकार आपकी है, गृह मंत्रालय आपके पास, पुलिस आपका है, गृह मंत्रालय, कानून व्यवस्था केंद्र सरकार की, कानून व्यवस्था नहीं तो सरकार तो इनकी है ना। हमारे क्या मतलब है? हमने कानून बनाया नहीं, हमने कानून बनाया नहीं, पुलिस है नहीं, सीबीआई है नहीं, एक एसीबी थी हमारे पास, वो भी आप नहीं लगाते। नहीं, आप एक एसीबी थी हमारे पास, एसीबी थी हमारे पास, एंटी करप्शन ब्रांच थी, वो भी आप नहीं लगाते। अब सुनिए तो सही, आपको इतनी देर सुना है वातावरण दिया उनको, वहाँ पर आप OD1 करते रहे, लेकिन वहाँ ट्रैफिक व्यवस्था क्या है? जनता ने सपोर्ट किया OD1 का। तो सुनिए तो सही सर, सुनिए। कह रहे हैं कि आप महिलाओं को फ्री करेंगे, भाई क्यों कर दिया हमने? क्यों वोटों के लिए कर रहे हो ना? तो आप भी क्या करेंगे? आपने क्या करेंगे? इनसे क्या कर रहे हैं? अरे हमको देख के आप भी कह रहे हो। अभी आपको महिलाएं आए, पहले आप उनकी सुरक्षा तो कर दीजिए। वहाँ पे सर हमने ही सुरक्षा की उनकी, आप उनको सवाल उनकी सुरक्षा हमने की है, जिम्मेदारी आपकी थी, सुरक्षा हमने की है। कहना चाहिए एक आतंक का गढ़ बनता जा रहा है वहाँ पर, जो भी अपराधी आते तो आपका हमेशा से कमजोर है क्या? आपका हमेशा से कमजोर है क्या? क्या आतंक का गढ़ बनना कुछ कर नहीं पा रहे? कमजोर है क्या? वो नहीं कमजोर है। अगर आपको लग रहा है और केजरीवाल आतंककारी है ना, आपने कहा ना केजरीवाल अरेस्ट करो ना, व्यवस्था तो आप ही के पास है, तो अरेस्ट कर लो। अरे हमको अरेस्ट करो ना। सरकार तो आपकी है ना। देखिए कोई मतलब नहीं है, कानून बदजुबानी कौन कर रहा है? व्यवस्था आपके पर, बदजुबानी आपके लोग कर रहे हैं। सुनिए इलेक्शन कमीशन, अरे इलेक्शन कमीशन नोटिस दिया है। सुनिए, यूनियन टेरिटरी के साथ साथ एक स्टेट भी है दिल्ली। कुछ चीजें जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास में है। लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है उनके पास में, लॉ स्टेट गवर्नमेंट के पास में, जिसका अभियोजन जो पक्ष है वो स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली के पास में। कानून व्यवस्था में अगर कहीं कोई, देखिए मैं एक बात जानता हूं कि शाहीन बाग हो चाहे दूसरी जगह हो, अगर कहीं पे भी ऐसी कोई चीज या कोई हालात ऐसे लगते हैं जिसकी वजह से हमारी शांति खतरे में पड़ती है, देश की अस्मिता पे कोई सवाल उठता है और लगता है कि ऐसे नॉन सोशल एलिमेंट्स अगर उसमें शामिल हो चुके हैं, आप उनको बाहर करिए। किस बात का मुखदर्शक? इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई राष्ट्रहित सबसे पहले है, वो राजनीतिक हित सब बाद में है। ऑपरेशन क्यों नहीं होता इस पे? लगातार इस बात पे सवाल खड़े हो रहे हैं। योगेंद्र जी एक बात है, नहीं मेरा आपसे लूंगा मैं जवाब, शील जी के पास जा रहा हूं पहले। जिस तरह से सबसे इम्पोर्टेंट शांति के लिए कानून व्यवस्था होती है, कानून व्यवस्था जिस तरह से बिगड़ रही है, आप देखिए, आप आम नागरिक
वहाँ पर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। ये जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। केजरीवाल झूठों के सरदार है। हाँ, ये आप कुछ भी आरोप लगा दो, कुछ भी आरोप लगा दो। आप ये बताइए, आप लोग राहुल गांधी को बताते हैं, कभी केजरीवाल को बताते हो? करुण जेटली का जिस तरह से उन्होंने तो झूठे माफी मांगे, वो एक कदम भागे, तो मुकदस का दो ना, दो कदम पीछे, मुकदस का है बहन जी। नेचर रहा है। अरे एक कदम आगे बढ़ते हैं, 2 कदम मतलब ये हुआ दवाई जी कि केजरीवाल जी झूठों के सरदार है और अमित शाह जी और मोदी जी उनका नहीं हुई है, ये मान लो इस बात को। मोदी जी सरदार मान लेते हैं केजरीवाल को, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सरदार हम केजरीवाल को मान ले। सरदार केजरीवाल धन्यवाद आगे, धन्यवाद आगे, धन्यवाद आगे, धन्यवाद आगे। 2 करोड़ नौकरी मिल गई, झूठ बोल 2 करोड़ नौकरी मिल गई, मकान मिल गए, झूठ बोलने में क्या झूठ बोल रहे हैं? अच्छा, एक सुनिए शिव जी, एक तो तय करिए आप कि झूठों के बाद से राहुल गांधी हैं कि केजरीवाल हैं? कभी आप लोग राहुल गांधी को बताते हो, कभी केजरीवाल को बताते हो? नहीं, बात अभी दिल्ली चुनाव की चल अच्छा, रही मैं है, तो मुख्यमंत्री की बात चल रही है। राहुल गांधी के लिए तो शीला जी एक बात है, नहीं यहाँ पर राहुल जी क्या झूठ बोलेंगे, वो सरकार में नहीं है। वो यहाँ पर आए, उनके झूठ वो बोलेगा जिसके शीला जी, करने के लिए होता है। पढ़ के गए, शीला जी, तो आज हम ये मान लेते हैं, शीला जी, हम ये मान लेते हैं दवाई जी। हो गई उनकी। अच्छा एक बात होता, एक बताइए, मुद्दे पे लौटे। शीला एक बताइए कि जो उसे ठाकुर ने कहा सही बात कही है, केंद्रीय मंत्री ने, वित्त राज्य मंत्री ने वो सही बात कही है उसने कि गोली मार दो वाली बात सही करते हो आप? नहीं, एक बात, और केजरीवाल, अच्छा केजरीवाल आतंकवादी कहना सही क्या? किस तरह से केजरीवाल का आतंकवादी नारायण बार में गिरिराज सिंह सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं क्या? बताओ मुझे साहब, केजरीवाल आतंकवादी है क्या? अच्छा बताओ, केजरीवाल आतंकवादी है क्या? नहीं, आप बताइए क्या? नहीं है क्या आतंकवादी? अगर कोई बोलता है नहीं है क्या आतंकवादी? उसकी जबान ऐसी है तो वो भी तो कपिल मिश्रा क्या हुआ फिर? एक रूप नहीं होता। कपिल मिश्रा क्या हुआ फिर? कपिल मिश्रा बहुत रूप होते हैं। ठाकुर आपके क्या हुआ फिर? आप बताइए। नहीं तो कौन क्या कह दिया उन्होंने, ऐसा क्या कह दिया? आपको नहीं पता क्या कह दिया? कमीशन को बैन लगा दी, कमीशन ने बैन लगाया उनके चुनाव प्रचार पर। शायद प्रसाद जी प्रचार हटा दिया, ये तो पर आपने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। नहीं, अब जो उनकी सोच, मैंने एक बात देखिए, कांग्रेस फिर भी कभी एक्शन लिया करती थी, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। मंत्री बने, ऐसे लोगों को हटाना चाहिए, निकालना चाहिए। आपके वो रिंके के पापा मनोज तिवारी, वो तो कह रहे 5 गुना सुविधा दूंगा केजरीवाल के अलावा, फिर कहे झूठ बोलेगा ही नहीं। क्या हो रहा है? 5 गुना आप, यानी 1000 यूनिट दोगे आप? दे सकते हैं। कहाँ का दिया? कहाँ दे रहे हो? प्रदेश में कहाँ दे? सत्ता तो जमीन देंगे इस देश करने के लिए कुछ। दिल्ली का रैंक देगा, दिल्ली में दोगे सिर्फ? हम हर जगह देंगे। यूपी में दिया क्या आपने? यूपी में दिया क्या बताइए? अरे एक बात है, बदजुबान जो कर रहे हैं, गलत मैसेज जा रहा है पब्लिक के अंदर। देखिए शीला जी, शीला भाई जी एक बात सुनिए, मैं एक बात कह रहा हूँ, ये देश के खिलाफ जो बयान देते हैं, तभी जनता ने सभी हटा दिया आपको। झारखंड में हार गए आप, झारखंड में हार गए, हरियाणा में क्या, हरियाणा में बच गए, के सबूत मांगते हैं, महाराष्ट्र में गए, एक बार समझे हार जा रहे हो, एक बार सुनिए, राजस्थान में हार गए, MP में हार गए, क्या हो रहा है? छत्तीसगढ़ में हार गए। चलती रहती है ना हार जीत में। क्या अरे जनता क्या देख रही, जनता क्या कर रही है आपको? जनता को सुन लो। केजरीवाल तो आप, सर सुनिए, श्याम जी के पास चला जाऊं मैं, जरा श्याम जी से जानना चाहूंगा। श्याम जी एक बात जरूर मैं जानना चाहूंगा कि शाहीन बाग को लेकर के एक सियासी प्लेटफॉर्म पे एक इश्यू बनाया जा रहा है इसको भी, और शाहीन बाग की लंबी एक जो चल रही है उनकी अपना एक धरना प्रदर्शन, वहां 2-3 बार गोलीकांड भी हो चुका है। तो ये तमाम जो पहलू हैं इनको लेकर के जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस बात का मालूम है कि ये सब कुछ हो रहा है तो खामोशी किस बात की है? देखिएगा, चुनाव सबसे बड़ा हुआ आता है, चुनाव में वोटों की राजनीति सबसे हावी हो रही है, इसलिए केंद्र सरकार चाह करके भी नहीं कर रही कार्रवाई, आराम से छूट दे रही है। ये विकट स्थिति, आरोप भी लगाते हो आप, आरोप लगाने के बाद आप कार्रवाई नहीं करते, आपके पास कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सीधे तौर पर केंद्र सरकार के पास है। अब केंद्र सरकार अपना काम नहीं कर रही है, कानून व्यवस्था खराब है, तो आपको करना चाहिए कार्रवाई। कौन मना कर रहा है? केजरीवाल ने तो नहीं रोका आपको कार्रवाई करने से। निश्चित रूप से कहा जा सकता है देखिए कि जब 2014 के बाद चुनाव हुए थे दिल्ली के, प्रधानमंत्री और अपने अमित शाह दोनों जिस प्रकार का प्रचार प्रसार करके ये प्रयास किया था कि हम तो सब कुछ कर देंगे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो दोनों धराशायी हुए। अब यहाँ के इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी निर्वाचित हुए हैं वो ज्यादा सक्रिय नहीं है, सक्रिय अमित शाह ही है।
इसका मतलब ये है, सुन तो लीजिए आप बता दीजिए जेपी नड्डा की कितनी कहाँ कर रहे हैं, कितनी आम सभा हुई, अमित शाह घूमे बरेली में। आप देखिएगा कि अमित शाह ने कल घर घर जाकर के संपर्क अभियान किया, ये जिम्मेदारी अब अमित शाह की है। उनका विरोध हुआ। अमित शाह को राष्ट्रीय अध्यक्ष है आपके, पार्टी के स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, वो रणनीति का हिस्सा है। नहीं मैं आपका सीएम उम्मीदवार कौन है, योगेंद्र जी आपका सीएम उम्मीदवार कौन है? नहीं आप सुनिए, वो तो सुविधाजनक मामला होता है। हर बार ये नहीं, हर पार्टी के ना पहली बार समझिए, एक मिनट, पहली बार जो सबसे पहले अपने नजरलाल पर मैं भी कह हाँ बोल लेंगे। हाँ जी श्याम जी रेगुलर के हालात दिल्ली में बने हैं, उससे निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पार्टी की रीति नीति की आज भी जिम्मेदारी अमित शाह ही निभा रहे हैं। अभी तक मेरे को नहीं लगा जेपी नड्डा जिस प्रकार से सक्रिय होने चाहिए थे, केंद्रीय गृह मंत्री तो घर घर जाकर के प्रचार कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जेपी नड्डा की वो अभी तक वो नहीं बन पाई है, ओरा जो बनना चाहिए पार्टी में, जो स्थिति बननी चाहिए, लोग अगर उसके होने चाहिए वो नहीं है। तो इसलिए अमित शाह को विश्वास नहीं है कि नए पार्टी के अध्यक्ष हमारी पार्टी को विजय दिला पाएंगे, नहीं दिला पाएंगे। इसलिए अरे सुन तो लीजिए, आप देखिएगा कि अब आज की स्थिति में केंद्रीय गृह मंत्री प्रचार प्रसार का जिम्मा संभाले हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई प्रचार प्रसार का जिम्मा नहीं संभाले हुए। तो ये एक शंकाएं और सवाल पैदा करती है बीजेपी के ऊपर कि आपने किस व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिम्मेदारी दी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत बड़ा होता है। अब केंद्रीय गृह मंत्री उनके अंदर आते हैं, वो नहीं आते अब, इसलिए आपको उनका हो रहा। श्याम जी, मैं एक सवाल है मेरा यहाँ आपसे भी कि प्रधानमंत्री कर रहे हैं देखिए प्रचार, और पहली बार ऐसा नहीं है कि स्टेट में किसी में कोई गृह मंत्री नहीं गए या गली नहीं गए, रणनीति का हिस्सा हो सकता है। मैं तो कहूंगा कि देखिए नहीं है, बदजुबानी से तो बेहतर है साहब, अगर आप एक एक व्यक्ति के पास में जाके आप वोट मांग रहे हैं तो किसी पार्टी की रणनीति होनी चाहिए, ये तो जाना चाहिए, क्या बुराई है उसमें? एक बार योगेंद्र जी मेरा कहने का मतलब है कि देश की गृह मंत्री का पद बहुत बड़ा पद होता है। दिल्ली के लिए आप क्या मुख्यमंत्री का पद लेने जा रहे हो क्या, या आप देखिए सुन तो लीजिए, दिल्ली आप मोदी बने धड़कन है और दिल्ली में आप वो नहीं ले पाओगे तो पूरे देश में नहीं कह पाओगे कि हमारी स्थिति सुदृढ़ है। इसलिए दिल्ली का चुनाव निश्चित रूप से बीजेपी के लिए और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए बहुत बड़ा वो संघर्ष का विषय इसलिए है कि केजरीवाल को वो नहीं हरा पाने की स्थिति में आ पा रहे हैं, उसकी छवि को खराब नहीं कर पा रहे। चलिए, लेकिन मैं एक बात मैं कहना चाहूंगा, भंडारी साहब आप ही के पास आना चाह रहा हूं। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि ज्यादा लंबा वक्त नहीं हुआ है, मई में ही चुनाव में है लोकसभा के, वहां पे 7-0 से बीजेपी ने अपना दाव खेला, और तो ये क्यों भूल रहे हैं कि वहां पे इतनी सीट पे आई थिंक 65 सीट पे कितने पे इन्होंने बढ़त बनाई थी उस वक्त? 67 नहीं आप लोग तो 65 पे बढ़त बनाई बीजेपी ने, तो 7 सीट जीत करके आए। ये क्यों भूल रहे हैं कि वहां पे सांसद सारे बीजेपी के हैं, तो जनता का कोई रुझान जो केजरीवाल के प्रति जो रहा उसका चेंज भी हो सकता है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बात बताऊँ, पहले शील जी से पूछ लूँ, आपका वहां का प्रदेश अध्यक्ष चौहान लड़ रहा? ये क्या बात नहीं, सांसद है, सांसद है, क्यों विधानसभा का लड़ेंगे? वो सीटें आएंगे तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब आप क्या चाहता हूँ, आपने कहा देखिए एक मिनट, 2014 में भी मोदी जी का वही जबरदस्त आया था, और 2014 में वहां भी हम 7 सीट आई थी उनकी लोकसभा की। 15 चुनाव हुआ, मोदी जी जबरदस्त तरीके यूपी में वगैरह सब जगह जीतते आए, यहां आकर के रथ रोक दिया, और 28 के मुकाबले में 67 सीटें हमारे पीछे आई थी जब मोदी का ग्राफ बूंद पर था। अब तो लगातार ग्राफ गिर रहा है, जनता काम देखकर वोट देगी। अभी हमने जनता ने हमको उस लायक नहीं समझा कि हम वहां काम कर पाएंगे, अभी दिल्ली के लायक समझा है। दिल्ली का जो विश्वास जताया हमारे को 49 दिन में, सुनो आ जाएगा, वो भी आएगा, पहले 2 बार आ चुका है। मैं आ जाऊंगी, दावा कर रहे हो 49 नहीं आ जाएगी वहां पर, पहले हमारी सरकार बनी 49 दिन का। आपको अपनी पार्टी पे भरोसा नहीं है, आपके नेता पे भरोसा नहीं, आप तो कम से दावा करो। पहले से कोई शील हवाई जी, मैं बताऊँ, पहले हमारी सरकार आई, 28 सीटें थी, 49 दिन काम किया। ये खुद अपने आप से शंकाओं का ये नहीं दावा कर रहे कि हमारे नेता, अरे वहां का अध्यक्ष नहीं कर रहा, ये तो चलिए प्रवक्ता, वहां का अध्यक्ष नहीं कर रहा, वो रिंका के बाबा नहीं कर रहे, वो रिंका के बाबा नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं आपको, उस टाइम जब हमने 49 दिन काम किया तो जनता ने 28 के बाद में दी 67 सीटें। अब 5 साल काम किया है,
अब हमको पूरी 70 सीटें मिल रही है। नहीं 70 तो नहीं मिलेगी, देखो 50 से ज्यादा मिल सकती नहीं यार, पता है इनका आता पता नहीं शर्मा भंडारी जी। अरे इनका बिल्कुल मैं कह रहा हूँ 70 की 70 सीटें तो मिलेगी। श्याम जी आता पता ही नहीं है। जाके एक बार आप मैं दावा कर सकता हूँ आप 50 से ऊपर सीटें ला आप एक बार मेरा रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए, फोरकास्ट हम नहीं करेंगे। काम क्या अच्छा ये तो आप मानोगे 70 ऊपर आएगी ये बात। श्याम जी आप मेरे बड़े भाई हो, ये तो मानोगे पूरे देश में एकमात्र सीएम है जो कह रहा है काम क्या है, वोट मांग रहा है, मैं ये काम किया है। आप शांति से सुनिए। और एमसीडी में एक लाइन और सर एमसीडी में इनकी सरकार है, एमसीडी सरकार है। आप बताइए एमसीडी में क्या काम चलेगा? आप स्कूल के बारे में बता दो, जवाब तो देने आपकी सफाई के बारे में बता दो। सर जवाब तो देने दीजिए। मैं एक बात जानना चाहता हूं, देखिए मैं भी अप्रिशिएट करूंगा, अरविंद केजरीवाल ने जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हुए थे उसी दिन एक ब्रीफिंग चल रही थी, उन्होंने एक बात कही थी कि जब पूछा कि आपका एजेंडा क्या रहेगा जनता के बीच जाने का, तब उन्होंने कहा था कि अगर मैंने काम किया तो मुझे वोट देना चाहिए, अगर मेरे काम से संतुष्ट नहीं तो वोट बिल्कुल मत दीजिए। तो मुझे लगता है कि ये दौर जिसका इंतजार हिंदुस्तान की सियासत को है, हिंदुस्तान के आम आवाम को है, तो मुझे लगता है इसको फॉलो सभी को करना चाहिए। शील जी। नहीं देखिए, सबसे पहले तो आदमी जब सिटी में जाता है उसे चाहिए शांति, स्वच्छ हवा चाहिए। वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो भी बाहर छोड़कर जा रहे हैं कि दिल्ली रहने लायक नहीं बचा। सुनिए वो बात सारी सही है, लेकिन मैं एक आधार बता रहा हूँ। जिस आदमी खाली हुई सर सुनिए तो सही, दिल्ली आदि खाली हुई सर, अभी सुनिए। जिस व्यक्ति ने खाली हुई शिव जी जो आदमी ये अपील करता हो कि मैंने अगर काम किया तो वोट देना नहीं तो मत देना, तो मुझे लगता है और भी लोगों को यही कहना चाहिए कि अगर आप हमारे कहीं काम आपको दिख रहा हो तो वोट देना नहीं तो मत देना। ये क्यों नहीं कहते हैं और लोग? नहीं तो योगेंद्र जी, हम भी तो जब चुनाव में जाते हैं हम भी अपने काम के आधार पर वोट मांगते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी यही कहते हैं कि मैंने 5 साल जो किया राजस्थान में। नहीं आप ये बताए थे, देखो हमने गुजरात में चुनाव में हम हमेशा कोई और मुद्दा नहीं होता, विकास का मुद्दा होता है। बताए थे ना गुजरात में, आप बताए थे गुजरात में दिल्ली से वोटे कर लिया। अगर हमने दिल्ली में कितने यूनिट बिजली फ्री कर रही है आपने, पानी कितना फ्री कर रखा है, एजुकेशन में फीस कितनी कम कर दी? सत्ता ही नहीं उनके, कैसे करेंगे आप अपनी सत्ता? मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ, गुजरात में तो बता दो क्या कर लिया। भूपेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। भूपेंद्र जी इसका मैं एक जवाब चाहूंगा आपका कि केजरीवाल जो ट्रैक पकड़ के चल रहे हैं कि अगर मैंने काम किया तो वोट देना नहीं तो मत देना। देखिए योगेंद्र जी, कहीं न कहीं केजरीवाल जी को अपने काम पर विश्वास है कि मैंने संतोषप्रद काम किया है, जैसा उन्होंने प्लान किया है उसी प्रकार का उन्होंने काम किया है। कहीं न कहीं उनको लगता है कि जनता उनके काम से संतुष्ट है। तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत उन्होंने कर दी है दिल्ली से, कि विकास के नाम पर, लोगों को सुविधाओं के नाम पर, लोगों के प्रति किए हुए वादों को पूरा करने के नाम पर वोट मांगना चाहिए, न कि इस बात पर कि हमने 70 साल में ये नहीं किया, आप लोगों ने, हमने 70 साल काम करते हैं। केजरीवाल ने शायद कभी ये बात नहीं बोली कि 70 साल या 15 साल में दिल्ली में क्या हुआ। तो केजरीवाल जी अच्छी तरह जानते हैं कि दिल्ली का जो विकास है वो कांग्रेस की देन है। इसलिए उन्होंने अपना नैतिक कर्तव्य माना कि मैं पीछे की सरकार के द्वारा किए गए डेवलपमेंट पर क्वेश्चन मार्क न लगा करके। देखिए मेरी बात तो सुनिए, अब आप लोग बात सुनना चाहते ही नहीं। आपकी मुख्यमंत्री उम्मीदवार आ गई जी, भाग गई वजह में। तो ऐसी स्थिति इतनी घबराहट पैदा हुई, इतनी घबराहट पैदा हुई कि कोई उम्मीदवार बनने तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति ओम बिरला जी ने प्रचार किया था उनका, ऐसी स्थिति में वो तो ऐसी स्थिति में उम्मीदवारी तो थी, उम्मीदवार तो हार गई, हारने की बात कह रहे हैं। ऐसी तो थी, प्रेजेंट में थी ना, इनकी तो 15 साल रही थी। अरे तो लेकिन फिर हारता ही है कोई, पहले हारती है, दोबारा तो चुनाव ये नहीं कहा कि मेरे से पहले 15 साल में ये स्थिति थी। वो जानते हैं कि दिल्ली में पहले भी स्थितियां बहुत बढ़िया थी। हाँ ठीक है, उस वक्त रेवेन्यू का कुछ इश्यू रहा होगा जिस वजह से आम जनता को जो और सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं दे पाई, लेकिन उन्होंने विकास को आगे बढ़ाया। ये यहाँ पर उन्होंने एक नई शुरुआत की है जिस पर आपकी भारतीय जनता पार्टी को फोकस करना चाहिए कि कांग्रेस भी तो करे। कांग्रेस तो करती है, ये कांग्रेस ने दिल्ली का 15 साल में क्या नहीं किया। इन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए थे अपने शासन। दिल्ली कहाँ से, दिल्ली को कहाँ थी, कहाँ लेके आई? साहिबलाल शर्मा और सुषमा स्वराज, साहिब सिंह शर्मा, साहिब सिंह वर्मा जी, बदलाल खुराना, सुषमा
कोर्ट का में एक मिनट आप एक एडवोकेट बात कर रहे हैं, आप एक समय बात कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट का नहीं, वो दिल्ली का में, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो दिल्ली का में। अरे भंडारी जी ने कह दिया था कि अभी हम तैयार नहीं है करने किसने कहा? भंडारी जी इनका मूल एजेंडा है। तो हमारे आप समझ नहीं रहे बात को, आप समझ नहीं रहे बात को। बीजेपी के इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि जब भी आप सवालों का जवाब नहीं दे पाओ तो मुद्दे को डाइवर्ट कर दो। इसलिए मैं इस पर टाइम खराब नहीं करना है। बिल्कुल फांसी संविधान के अनुसार होगी। आप तो इस बात का जवाब दीजिए, आरोपी तो घूम रहा है। आप इस बात का जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट है, आप इस बात का जवाब दीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट है, सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट में मामला मुद्दे से भटका रही है। आप तो इस बात का जवाब दीजिए। विकास के नाम पर दिल्ली और देश के में आपका विजन क्या है? डेवलपमेंट के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर। और केंद्रीय बजट में क्या दे दिया दिल्ली के लिए आपने? कुछ नहीं दिया। भ्रष्टाचार नाम बता दीजिए, हमारे सरकार में एक भी भ्रष्टाचार हुआ हो। 5 साल दूसरा टेन्योर चल रहा है, एक पर भी बता दीजिए आरोप। सारे भ्रष्ट आपके तो नहीं हुआ, ये बताओ। बता दो ना, नहीं बता दो। अरे सारी रोडों के, सारी हिंदुस्तान की सारी अखंड भ्रष्टाचार में। मैं बता रहा हूँ ना, आप सुनिए, आप सुनने की क्षमता रखिए, आप सुनने की क्षमता रखिए। सारी सड़कों के ठेके तो गडकरी जी की कंपनी को, सारे टोल गडकरी जी की कंपनी को। आप रेलवे को, आप सुनिए बात को, आप रेलवे को अभी तो वो नहीं दिए, अभी तो नहीं दिए। आप रेलवे को प्राइवेटली जा रहे हैं, आप रेलवे को प्राइवेटली जा रहे हैं। सब भेजे से कोई भी नहीं। आप सुनिए, आप रेलवे को प्राइवेटली जा रहे हो। आप ये तो मना करो कि आप इंडियन एयरलाइंस को प्राइवेटली जा रहे हो। सुनिए एक बात सुनिए, शिव जी एक बात बताइए मुझे। रॉबर्ट वाड्रा को लगातार ये कह रहे हो आप लोग कि उसको कटघरे में खड़ा कर रहे हो रॉबर्ट वाड्रा को। वसुंधरा जी के साल, जब पहला साल था सरकार का, तब मुझे अच्छे से ध्यान है ओटीएस के अंदर। सर सुनिए ओटीएस की बात कही थी। अरे सर सुनिए, ओटीएस में ये कहा था कि एक रेवेन्यू की हमने टीम गठित कर दी है जो रिपोर्ट देगी और उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, ये बहुत जल्दी होगा। 5 साल वसुंधरा जी ने निकाले, 5 साल नरेंद्र मोदी साहब ने निकाल दिए। ईडी वगैरह इतनी जांच एजेंसी कर रही है, ऐसा क्या हो गया रॉबर्ट वाड्रा? सुनिए, या तो मुंह और पूंछ का अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि कहां से भ्रष्टाचार शुरू होता है, कहां खत्म हो रहा है, क्या हो रहा है ऐसा? क्यों इतना? सर सुनिए, ये एजेंडा कभी खत्म होगा क्या? बस सियासी मुद्दा बनाए रखने के लिए रॉबर्ट वाड्रा के इश्यू है, ईडी की पेशी लगवानी है, अब वहां जाना है, अब वहां पे हियरिंग होनी है, ये सब चलाते रहोगे? बहुत इंपॉर्टेंट योगेंद्र जी, मैं आपको खुलासा कर दूं यहाँ पर, क्योंकि मैं बीकानेर से कुछ मामले देखिए, कुछ मामले अगर सब जुड़े हैं, बाकी जारी करवाइए। एक लाइन बोलूंगा मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगा, मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगा। दवाई जी, मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगा प्लीज। मैं आपको बता दूं योगेंद्र जी, रॉबर्ट वाड्रा को जो जमीन दिलवाई बीकानेर से लेकर के कोलायत और बज्जू साइड में, गजनेर में, उसका जो एजेंट था बीकानेर में, वो मैं खुलासा कर दूं, भारतीय जनता पार्टी का जिला परिषद का मेंबर, पूर्व मंत्री का बेटा, जिनका पूरा परिवार बीजेपी से जुड़ा हुआ, और बीजेपी की एक जो पदाधिकारी है लेडी, उन दोनों की मैं दलाल तो नहीं कहूंगा, उन्होंने उसमें कमीशन लिया और रॉबर्ट वाड्रा को जमीन दिलाई। एक बात भाना है जी, बीजेपी के लोगों ने। अच्छा एक बताओ आपको, आपने ना भ्रष्टाचार, एक बहुत बड़ी बात है हमको, मंत्री स्तर के दर्जे जितेंद्र सुना नाम बता देता हूँ, भाई जी एक बात आप याद मैं आपको, पिछले साल 18 में 2000 जुलाई 18 के अंदर मोदी जी ने पीसी एक्ट में, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अमेंड कर दिया कि 17A लिया है कि कोई कर्मचारी भ्रष्ट हो तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी जब तक सरकार अनुमति नहीं दे। तो भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो? बताओ आप। कोई सरकारी कर्मचारी रंगा तो अगर मान लो पकड़ में आ गया, कोई कार्रवाई नहीं जब तक सरकार अनुमति नहीं देगी। ये कानून आप लाए हो, लोकपाल आपने, मैं चैलेंज किया, लोकपाल वाली बात तो आपके ऊपर भी उठी थी। लोकपाल हमने तो प्रथा पाल से भेजे ना, अब तो उनकी गोद में है, ये करे केंद्र सरकार आपने आपने ये करे, हम तो भेजे बना करके। तो हमने तो पकड़े ना, हमारी सरकार ने तो पकड़े ही। कोई नहीं पकड़े। अरे अभी चल रहे हैं, अरे अभी जब एडिट की है वसुंधरा के टाइम के अंदर यहाँ पर 250 केसेस। आप पार्टी का अनुमति नहीं दे रहे हो, दिल्ली जा रहे हो क्या? ये बताओ, अभी तो कुछ दिन तो बाकी है। साथ चले जाए जी, 2 दिन तो चले जाओ, भंडारी जी साथ चले जाए, मैं गाड़ी में शानदार, इनका प्रचार प्रसार हो जाएगा, आपस में बात है।
स्कूलों में केवल स्कूल ही घूम के आओगे? स्कूल घुमा देंगे, सर्वे करेंगे आप तो स्कूलों का। स्कूल के अलावा और कुछ बोलने के लिए लेकिन बिजली मेरे बात करें, बिजली में मोहल्ला क्लिनिक है ना, मोहल्ला क्लिनिक है, हम बिजली बिल देखेंगे, हम पानी बिल देखेंगे। सामने खैर चलिए, अच्छी बात। आपका वहाँ बस में जाने लगेगा, देखो यही होना चाहिए। आपका बस में जाने लगेगा, जहाँ मर्जी बैठा आप। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है। देखिए अब तो आचार संहिता लगी, अब तो तो कुल मिलाकर के दिल्ली का रन परवान चढ़ता जा रहा है और दिल्ली किसकी होगी ये 11 फरवरी को पता चल पाएगा, लेकिन 8 तारीख को मतदान होगा। उससे पहले कई तरह की तलखियां, टिप्पणियां, मुद्दे, हवा, सारी चीजों का सामना आपको करना पड़ेगा। तब तक हम आप तक वो तमाम मुद्दों को भी लेके आने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली की जनता क्या कहती है और क्या आम आदमी इन मुद्दों से कुछ सरोकार रखता है। चुनाव दिल्ली का है, लेकिन निगाहें पूरे देश की टिकी हुई है। तो चलिए, जैसे जैसे कुछ और आता है, मसाला कहें, खबरें कहें या मुद्दे कहें, तो आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।